अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस और इलेक्शन कमीशन के हतमी इलेक्शन शेड्यूल के इजरा के बाद वो जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी इलेक्शंस को लेकर, वो अब ऐसा लगता है कि वो बेयकीनी ख़त्म हो गई है। सियासी जमातों के अंदर भी हम देख रहे हैं कि सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। कहीं पर पार्टीज़ के अपने अंदर ही रूठने मनाने का सिलसिला भी जारी है। जो हतमी फहरिस्तें हैं कि किन को टिकट्स जारी किए जाएंगे पार्टीज़ की तरफ से, उन पर भी हम देख रहे हैं कि पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर काम होना शुरू हो गया, बल्कि शायद अपने हतमी मराहिल के अंदर जो है वो अब हम देख रहे हैं कि दाखिल हो गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी भी बहुत से दानिशवरों के जहन में कुछ सवालात हैं। एक तो ये कि सभी सियासी जमातों की, तकरीबन सभी सियासी जमातों की इस शिकायत के बाद कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आने वाले इलेक्शंस के नताइज से क्या एक्सपेक्टेशन जो है वो रखनी चाहिए। एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि एक सियासी जमात के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं। कोई तो कहता है कि उनके जो कायद हैं वो इस वक्त सिस्टम के मंजूर नज़र हैं, वो लाडला प्लस हैं। उनका ख्याल ये है कि इस वक्त बहुत सारे मामला जो है वो उन्हीं को फेवर करने के लिए कहीं ना कहीं ट्विस्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर भी जो एक पॉलिटिकल पार्टी जहां पे लग रहा है कि फेवरेट है, तो फिर जो नताइज हैं उनको कैसे कोई तस्लीम करेगा। और साथ ही साथ ये भी कि वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको सिस्टम का फेवरेट समझा जा रहा है, उसका बयानिया क्या है, वो क्या बयानिया लेके अवाम के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी वो इशूज़ और सवालात हैं जिन पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। बहुत सारी सर चीज़ें, एक तो सवाल जो मेरे जहन में था, आज आपने अपने कॉलम में बड़ी तफसील से उसके ऊपर वैसे लिख दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछूंगी। लेकिन पहला सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो आप लोगों की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग्स हो रही हैं, मियाँ साहब तकरीबन रोज़ ही बात करते हैं, जो मीडिया पर चलाई भी जाती है। मियाँ साहब शुरू में जब आए तो उन्होंने मुसलसल ये कहना शुरू किया कि मैंने अपना सारा मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया, खुदा की ज़ात पर छोड़ दिया। आपने आज के अपने कॉलम पे भी लिखा कि वो हमेशा यही करते हैं। फिर गिले शिकवे किससे करते हैं सर? वो उनकी हर रोज़ की तकरीर के अंदर गिले शिकवे होते हैं और कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया यशवीन। देखिए, बात यह है कि गिले शिकवे की हद तक तो इंसान को इजाज़त होनी चाहिए, जिस पे आप एक पूरा मुनज़्ज़म करके एक अज़ाब लेके आते हैं, मुश्किलात में डालते हैं। 2.5 साल वो जेलों में रहता है, 10 साल उसे जलावतनी काटना पड़ती है 9 साल की हुकूमत के मुकाबले में, और उसके लिए किस किस तरीके से उसका रास्ता रोकते हैं। उसका वालिद चला जाता है, उसकी वालदा चली जाती हैं इसी उफ्ताद के दिनों में, उसकी बेगम चली जाती हैं, और फिर आप ये भी नहीं कहते कि वो गिले शिकवे करें, ये भी इजाज़त नहीं देते। तो ये अननेचुरल सी बात है। वो गिले शिकवे कर रहे हैं और करते रहने चाहिए, कैथारसिस का यही सिलसिला होता है। लेकिन इसके बावजूद उनके गिले शिकवों को अगर आप देखें तो वो टारगेटेड हैं एक ख़ास चीज़ की तरफ कि ये काम तुमने किए। वो ये नहीं कहते जी कि इसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा, इसकी वजह से मेरे ये दुख हुए, इसकी वजह से हमारा कारोबार, ये बात नहीं करते। वो कहते हैं इसकी वजह से पाकिस्तान को ये नुकसान हो गया, लोगों को ये नुकसान हो गया, पाकिस्तान 10 साल 20 साल पीछे चला गया। ये एक लीडर का कंसर्न है और वो बयान कर रहा है। और अगर उस की वजूहात में या उसके मुहर्रिकात बयान करते हुए, उसके असबाब बयान करते हुए वो गए दिनों का तज़किरा करता है कि भाई ऐसा क्यों किया तुमने, सवालात तो पैदा होते हैं ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है। एक दर्द है, एक दुख है, एक कर्ब है कि 2017 से हम 6 साल यशवीन आगे आ गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम पता नहीं कितने साल पीछे चले गए हैं। 2017 वाला ग्रोथ रेट हमारा नहीं रहा, वो सरमायाकारी नहीं रही, वो सी पैक हमारा सुस्त हो गया, हम IMF से निजात हासिल कर चुके थे, फिर उसकी दहलीज पे जा गिरे, तो पाकिस्तान नीचे गिरा है। इस नीचे गिरने के अंदर से उनके अपने भाई की 16 महीने की हुकूमत का भी कोई किरदार है? ये कोई किरदार नहीं है। अगर वो भाई के 16 महीने ना होते तो पाकिस्तान बदतरीन सूरत हाल से दो चार हो जाता। जहाँ वो छोड़, मैं बताता हूँ, जहाँ वो छोड़ के गए थे। देखिए, एक सीधी सी आम फहम सी बात है जो हर शख्स जानता है कि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं ना, तो बड़ा नाप तोल करके कीले ठोकते हैं, रस्से बांधते हैं और एक एक कदम करके ऊपर चढ़ते हैं, चोटी पे जाते हैं। जब चोटी से लुढ़कते हैं ना आप, तो फिर लुढ़कते चले जाते हैं, फिर ये काम आपके बस में नहीं रहता। 4 साल में हमें जो इमरान खान साहब जिस तरह मुल्क को लेके आए हैं डलवान से, और एक स्टेज पे 6.1 वाला पाकिस्तान जो था ग्रोथ रेट वाला, वो माइनस पे चला गया। तो उसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं कि 16 महीने में 15-16 जमातों की हुकूमत आके कौन सा मौजा दिखाएगी? और दूसरी बात जो सबसे आम बात है जिसको हम भूल जाते हैं, वो आपको डिफ़ॉल्ट की के किनारे पे छोड़ के गए थे। एक हवा के झोंके की ज़रूरत थी। उस डिफ़ॉल्ट को रोकने के लिए मेरा ख्याल है कि शाहबाज साहब ने जो काम किया, या उनकी पार्टी के दूसरे लोगों ने काम किया, या उनकी टीम ने काम किया,
वो इतना बड़ा काम है कि बाकी सारी चीज़ों को आप भूल जाएं। ये जो महंगाई, बेरोजगारी और अफरा तफरी, और ये तो उसका एक तसलसल है, आज भी उनके जाने के बाद भी ये सिलसिला लेकिन जारी। आप कह रहे हैं सबसे संगीन जो मसला था वो डिफॉल्ट का था। सर, शहबाज शरीफ साहब की अपनी काबीना के जो पहले वफाकी वजीर खजाना थे, ठीक है आपकी अब हो गई, उनके साथ कोई रिफ्ट है, पार्टी की है, जो भी मामला है, लेकिन वो तो किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं डिफॉल्ट का। मैं सुना दूं आपको वो एक क्लिप सुना दूं? बिल्कुल। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो कहते हैं कि जो डिफॉल्ट है उसके तो मौजूद ही पहले इसहाक डार साहब खुद हैं, जिस तरीके से उन्होंने IMF के साथ डील किया। ये सुन लीजिए जी सर, आपने सुना। वो कहते हैं जी ये तो हुआ ही डार साहब की वजह से, और ये खाली मिफ्ता साहब की बात नहीं है, बहुत से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि IMF के साथ जैसे डार साहब ने डील किया तो उस वक्त सूरत हाल उस पॉइंट पर पहुंची। ये जो मामला है ना, ये जो मिफ्ता साहब बात कर रहे हैं, मिफ्ता साहब की और इसहाक डार साहब की अगर कोई ज़ाती रंजिश है तो मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, होती है। अगर मुझे भी हटा के किसी और आपको बिठा देंगे तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी आपके बारे में, इसको छोड़ देते हैं। डार साहब जब आते हैं तो खान साहब का 4 साल का दौर गुजर चुका था। उसके बाद के बहुत से हालात जो मिफ्ता साहब के दौर में कोई संभल नहीं पाए थे, बिगड़ ही रहे थे, और उस वक्त भी IMF से वो मुआहदे नहीं हो सके थे जो 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 करना चाहते थे। IMF की सख्तें कड़ी हो चुकी थी डार साहब के आने से पहले ही। तो ये उफ्ताद जो थी, ये इसके डांडे डार साहब से नहीं मिलते, इसके डांडे भी मिलते हैं प्रीवियस हुकूमत से। यानी अगर वो IMF, जिसको नवाज शरीफ अपने दौर में कहता है कि बाय बाय IMF, और IMF ये कहता है जी कि अब आइंदा पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी, ये इस पे दिवालिये की किनारे पे कौन छोड़ के गया? डार साहब छोड़ के गए। नहीं, डार साहब ने आके ये तो कहा ना कि IMF नहीं देता, पैसे ना दे, तो मैं देख लूंगा। मेरे अपने प्रोग्राम में कहा उन्होंने। देखें, अगर उन्होंने कहा तो एक पाकिस्तानी होने के नाते, या एक पाकिस्तानी के अंदर एक होती है कि अना भी कह लें या कुछ भी कह लें कि हम किस हद तक गुलामी करेंगे, तो हालात, और वो बाहर से आए हुए थे, शायद उन्होंने हालात को इतनी गहराई से देखा भी ना हो उस वक्त जब उन्होंने ये बात कही थी, तो उफ्ताद बड़ी गहरी थी। जिस तरह डॉक्टर कहता है ना बाहर खड़ा होके कि जी मैं देखता हूँ इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, वो अंदर आके जब जख्म खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये तो इसकी गहराई का आलम कुछ और है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो डार साहब के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा गोइंग बैक टू द प्रीवियस डिस्कशन, जो अभी हम समझाता कि होगा कोई गम, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। तो ये रफू का काम जो है ना, ये ज़्यादा हो गया था, डार साहब की तवक्को से भी ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उन तफसीलात की तरफ जिम्मेदार जो है वो उनको नहीं ठहराया जा सकता। आप जो है वो ये कहने से। लेकिन अभी थोड़ा सा अपनी प्रीवियस डिस्कशन पे अगर मैं जाऊँ, 2018 में रिसीविंग एंड पर बहुत सारी चीज़ों के, सिस्टम की ज़्यादतियों के, हम उस वक्त भी कहते थे कि बहुत कुछ जो हुआ गलत हुआ, रिकॉर्ड पे का है हमेशा नवाज शरीफ साहब थे। आज अब दोबारा इलेक्शन की तैयारी है इस मुल्क के अंदर, 2024 में रिसीविंग एंड पर इमरान खान है। आपने ये कहा कि मसावात नहीं होती कानून के जो ट्रीटमेंट है किसी के साथ, आपके कॉलम में आज मैंने पढ़ा। हम मसावात की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी, जो आप थे माजी में, कहते थे कि सिस्टम आपको कॉर्नर कर रहा है, तो आज दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि सिस्टम उन्हें कॉर्नर कर रहा है। सो एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको उनका साथ देना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं हम। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, PTI हो, MQM हो, अगर उसका बिहेवियर पॉलिटिकल पार्टी का है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के पैरामीटर्स के अंदर रहती है, अगर उसकी तमाम तर उसका एहतजाज या उसकी तलखियाँ या उसका रद्द अमल या उसका बिहेवियर पॉलिटिकल बिहेवियर है, तो ओके, ये होता रहता है। बट नो टेल मी कि क्या कोयटा से लेके चकदरा तक जब आप छावनियों को आग लगाते हैं, जब आप GHQ पे हमला करते हैं, जब आप कोर कमांडर का घर जलाते हैं, जब आप शहीदों की यादगारें जलाते हैं, ये पॉलिटिकल बिहेवियर है या ये पॉलिटिकल हुकूक के दायरे में आता है? ये सब कुछ आप इसका जवाब देना। नहीं आता। नहीं बिल्कुल नहीं आता। 9th में और अगर कोई ये करता है, शाम को तो वो हमला करता है, GHQ जलाता है, वो कोर कमांडर का घर जलाता है, और सुबह होती है तो वो इलेक्शन कमीशन में आके कहता है जी ये मेरे हुकूक हैं, ये पामाल हो रहे हैं। नो पामाल। आप या ये तय करें कि आप TTP हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, या आप तहरीक इंसाफ है। सर इस पे आपने कहा ना जवाब दें, सवाल एक छोटा सा कर लेती हूँ यहाँ पे। जवाब तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ, सवाल सर ये कर लेते हैं यहाँ पर आपसे कि जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जब भी किसी को वही बात आ गई कि कॉर्नर करने की कोशिश होती है, वो हमेशा संगीन होते हैं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जुमाली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात लगाए गए बड़े संगीन थे। सर इल्ज़ामात तो थे ना, मैं उनको सही नहीं कह रही, मैं सिर्फ इल्ज़ाम की बात कर रही हूँ। तैयारा हाईजैकिंग केस बनाया गया, सर वो संगीन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट पे हमला केस संगीन नहीं था।
माली बेज़ाब्तगी का, करप्शन का, रिश्वत का, किकबैक्स का कोई इल्ज़ाम नहीं है। इल्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, इल्ज़ाम ही नहीं है नवाज शरीफ पे। नहीं, एवन फील्ड कहाँ से आया, प्रॉपर्टीज कहाँ से ली, वो उसका है ना, उसका ये है जी कि आपके जो असासे हैं वो आपकी आमदन से ज़्यादा हैं। ये नहीं कहा गया है कि तुमने रिश्वत ली है, ये बनाया है, मोटरवे बनाया है, इससे रिश्वत ली है, ये कारखाने लगाए हैं, इससे, ऐसा कोई इल्ज़ाम। आमदन से ज्यादा कोई चीज बना ली तो माली बेज़ाब्ती की ये फॉर्म है ना। यही तो अदालत साबित करे ना। देखिए, जब मैं आपसे कहता हूँ, आप मुझे कहते हैं कि सिद्दीकी साहब आपने ये कपड़े पहने हुए हैं, आपकी तो तनख्वाह 1 लाख रुपया है, आपने कहाँ से पहने? पहले आप तनख्वाह का तयन करेंगे ना कि मैं 1 लाख कमाता हूँ, फिर कहेंगे इसने कपड़े 3 लाख के पहने हुए। आपने अच्छी मिसाल दी है वैसे, लेकिन अगर मैं आप पर ये सवाल कर लूं तो सर आप भी तो मुझे जवाब दे सकते हैं ना। नहीं, एक क्लियर तो मुझे करने दो। जब आप ना नवाज शरीफ के वसाइल का तयन करते हैं, ठीक है, उनकी कदर कीमत का, ना उनके असासों की कदर कीमत का तयन करते हैं और बैठ के कह देते हैं जी तुम्हारे असासे ज़्यादा हैं। मैं इस सारे खेल में जो एक अजीब सी बात मैं कहने लगा हूँ, इस सारे खेल के अंदर एवन फील्ड आ जाता है, या स्टील मिल कोई आ जाती है, अजीज़िया आ जाती है, फ्लैगशिप आ जाती है। एक शख्स था जिसका नाम था मियाँ मोहम्मद शरीफ, और वो पाकिस्तान बनने से पहले भी करोड़पति था। 1943 में उसकी मिलें काम करना शुरू करती हैं। वो यहाँ क्या क्या चीज़ें बना रहा था उसकी मैं तफसील दूंगा, और वो कहाँ पहुँच चुका था और कितनी फैक्ट्रियाँ लग चुकी थी। वो दौलत होगी ना उसके पास, कोई अरबों में होगी, खरबों में नहीं होगी तो अरबों में होगी ना। वो कहाँ है? अगर ये सारी चीज़ें लूट मार के माल से बनी हैं तो वो दौलत कहाँ है? सर, जेआईटी में जो उनके टैक्स रिटर्न्स लगे थे, सवाल ये किया जाता है कि उससे वो साबित नहीं होती कि वो इतने ही अरबोपति थे। ये साबित नहीं होता उन रिकॉर्ड से। देखें, ये साबित होता है, उसकी तरफ कोई गया ही नहीं है। देखें, मियाँ साहब ने उनकी स्टेटमेंट्स में आपको दे दूंगा जो उन्होंने कोर्ट में भी दी हैं, और उसमें एक एक तफसील दी है कि हम किस साल में ये मिलें कितना करोड़ टैक्स दे रही थी सिर्फ उनकी अपनी मालियत की। चलें छोड़ दें कागज़ों को, ये तो आप जानते हैं ना कि इत्तफाक ग्रुप बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री। सर, हम कंफ्यूज्ड हैं। शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। आपको पता है, ये फिर वही बात है, ये कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इनमें इतने मुतज़ाद स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी अपनी ही पार्टी लीडरशिप की तरफ से सामने आए। एक तो ये मामला है, दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब ने एक जगह पर एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर मेरे असासे मेरी आमदन से ज़्यादा हैं तो तुम्हें क्या है। तो फिर ये सवालात तो होते हैं ना। वो जब इस तरह आप जिच करेंगे ना, जिस तरह मुझे कर रही हैं तो एक स्टेज पे आके आप वो यही कहेगा जी कि अच्छा मेरे हैं तो आपको क्या। बात यह है कि जब आप किसी को टांगने बैठ जाते हैं, किसी को वज़ीर आज़म हाउस से निकालने बैठते हैं, आप एक JIT बनाते हैं, बड़ी ज़मीन व आसमान से हीरे चुन के लाते हैं आप, और वो महीने लगाती है, दुनिया के एक एक बैंक को जाके खंगालती है, दस्तावेज़ात निकालती है, कुछ नहीं मिलता तो वो अगर कुछ मिलता है तो फिर वो ये फैसला क्यों देते हैं कि जी तुम्हारा वाहिद जुर्म यह है कि तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये किस चीज़ की दलील है? ये इस चीज़ की दलील है कि आपको कुछ नहीं मिला। आपको जब कुछ भी नहीं मिला तो आपने कहा जी कि चलो, वो जो बेड़िए ने कहा था मेमने से कि अच्छा तुम पानी गदला हो रहा है तो तुम्हारे बाप ने किया होगा या तुम, तो कहने का मतलब ये है कि कोई जुर्म, ये जो यहाँ से फैसले हुए थे जज बशीर के कह लें या जज अरशद के कह लें, उन फैसलों के पीछे क्या था? कभी दुनिया में आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी सुना है कि एक केस सुप्रीम कोर्ट से चला वहीं ख़त्म हो गया, कोई अपील ही नहीं? कभी सुना है किसी और के बारे में पाकिस्तान में? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब छोटी अदालत में केस शुरू होता है तो सुप्रीम कोर्ट का वो जज मॉनिटर जज बन जाता है जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे चुका है। वो रोज़ रिपोर्ट लेता है उससे कि जी तुमने क्या किया, कौन सी गवाही आई। तो कौन सा इंसाफ था, कौन सा तर्ज अमल था? जज का केस चल रहा है शौकत अजीज़ का, उसके घर जाके आप कहते हैं जिसकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए, और वो अरशद मलिक जो है वो गवाहियां दे दे के। थोड़ा सा मियां साहब से स्पेसिफिक केस से निकल जाते हैं, निकले इससे, मैं ये कहता हूं कि ये केस थे ही नहीं। जब निज़ामे अदल की भी बात करते हैं, निज़ामे अदल या कल ठीक था या आज ठीक है? कल जिसने सजा दी थी वो ठीक था या आज जो रिहा कर रहा है वो ठीक है? ना कोई हमेशा ठीक होता है और ना कोई हमेशा गलत होता है। ये इंसानों का भी है। आप मेरे बारे में कहेंगे कि आपने कल ये बात कही थी वो ठीक थी, या जो आज कह रहे हैं, ये ऐसे ही है। दुनिया भर में ऐसे ही होता है। हमारे अदालती निज़ाम में अच्छे फैसले भी हुए, हमारे अदालती निज़ाम में बहुत बुरे फैसले भी हुए। इसलिए ये कह देना जी कि कल गलत थे या आज ठीक है या आज गलत थे और कल ठीक है,
ये कोई अजीब-ओ-गरीब सा सवाल है, इससे कुछ निकलता नहीं है। मतलब ये आप कह रही चीज़ें इवॉल्व करती हैं। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी एक दो बातें की, उस पर भी आपसे मजीद कुछ आपसे बात करेंगे उन इशूज़ के ऊपर। व्यूअर्स हमारे साथ रहे।